नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एसएससीए एग्जाम ओरिएंटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज हम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक का डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है महत्वपूर्ण केस या महत्वपूर्ण वाद। ध्यान से सुनिएगा, टॉपिक का नाम है महत्वपूर्ण केस, महत्वपूर्ण केस या महत्वपूर्ण वाद। महत्वपूर्ण वाद कहने का मतलब जो टॉपिक है, इसमें हम कुछ केस की बात करेंगे या कुछ वाद की बात करेंगे जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट की बात करें, हाई कोर्ट की बात करें, इन्होंने क्या फैसला सुनाया है, इनकी हम बात करेंगे। याद रखिएगा, इन्होंने क्या फैसला सुनाया है इसकी हम बात करेंगे। तो टॉपिक का नाम है महत्वपूर्ण केस या महत्वपूर्ण वाद। महत्वपूर्ण केस या महत्वपूर्ण वाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के व्यू से। यकीन मानिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के व्यू से। हर एक एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा गया है। जितने भी केस होते हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम केस आज हम यहाँ पर कवर कर देंगे। ध्यान से देखिएगा, बस इतना ही केस आप पढ़कर चले जाएंगे, पेपर आपका नहीं फंसेगा, पेपर आपका आराम से हो जाएगा। यूपीएसआई की बात करें तो यूपीएसआई में कम से कम इससे 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, मैक्सिमम 4 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। इस केस से ध्यान से सुनिएगा, इस केस से यूपीएसआई में 2 से 3 प्रश्न आएंगे, मैक्सिमम 4 प्रश्न आ सकते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस की बात करें तो कम से कम 1 से 2 प्रश्न, और जीडी की बात करें तो हो सकता है इसमें भी 1 प्रश्न आपको देखने के लिए मिल जाए, 1 प्रश्न देखने के लिए आपको मिल जाए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले मैं आपको इसके आधार क्लियर कर दूं कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितना दिमाग लगाना है यहां पर लगा लीजिएगा। महत्वपूर्ण केस या महत्वपूर्ण वाद। महत्वपूर्ण केस या महत्वपूर्ण वाद यह बताता है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया है, सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन है, इसमें हम देखेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले केस की बात करते हैं। सबसे पहला केस देखिएगा सर, सबसे पहला केस है परमानंद कटारा। परमानंद कटारा, परमानंद कटारा बनाम भारत संघ केस। भारत संघ केस, संघ केस याद रखिएगा। देखिए, ध्यान से सुनिए, यह 1989 में आया था। कब आया था? 1989 में। डेट आपको नहीं याद रखना, कब आया था कब नहीं आया था, डेट नहीं याद रखना है, नाम बस याद रखना है कि कौन सा केस है। परमानंद कटारा केस। केस का नाम क्या है? परमानंद कटारा केस। परमानंद कटारा केस है, यह किससे संबंधित है, यह आपसे प्रश्न सीधे पूछा जाता है। तो जरा ध्यान से सुनिए, केस का नाम क्या है सर? परमानंद कटारा। केस का नाम क्या है? परमानंद कटारा। और यह इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया, सुनिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया। बस यही सब बातें आपको याद रखनी है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया। क्या ना केस का नाम है बाबू? परमानंद कटारा। बोलिए, केस का नाम क्या है? परमानंद कटारा। अब जरा ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, ट्रिक कैसे समझेंगे कि यह केस क्या है। देखिए, परमानंद कटारा, क्या लिखा है यहाँ पर? कटारा। क्या लिखा है? कटारा। कटारा मतलब कटने पिटने की बात। कटारा मतलब क्या? कटने पिटने की बात। और कटता पिटता कब है? जब एक्सीडेंट होता है। जब क्या होता है? एक्सीडेंट होता है, तब कटता पिटता है। तब क्या होता है? कटता पिटता है। क्लियर? कटारा मतलब कटता पिटता, एक्सीडेंट हुआ, कटता पिटता। ठीक है, सुनिए, परमानंद कटारा केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया। परमानंद कटारा केस में सुप्रीम कोर्ट ने बताया, यदि कोई व्यक्ति, सुनिएगा बात दिमाग लगाकर, यदि कोई व्यक्ति का दुर्घटना हो गया है या कुछ कट पिट गया है या किसी भी प्रकार की उसे समस्या आ गई है, चाहे दुर्घटना में एक्सीडेंट हो गया, चाहे किसी ने मार दिया, मतलब अगर कोई रोगी है, अगर कोई रोगी है, अगर कोई व्यक्ति परेशान है, अगर कोई व्यक्ति रोगी है, अगर किसी व्यक्ति का दुर्घटना हुआ है, तो याद रखिएगा, डॉक्टर का सबसे पहला कर्तव्य है, डॉक्टर का सबसे पहला कर्तव्य है कि उसका इलाज करे, उसका इलाज करे। याद रखिएगा, उसका इलाज करे। बाद में फार्म फीस की बात करे। अगर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ, कट पिट गया, कटारा से कट पिट, याद रखिएगा, ठीक है, तो डॉक्टर का सबसे पहला कर्तव्य है कि उस रोगी का क्या करे, जो व्यक्ति आया है, जो प्रॉब्लम में है व्यक्ति, उस व्यक्ति का सर्वप्रथम क्या करेगा? इलाज करेगा। सर्वप्रथम क्या करेगा? इलाज करेगा। उसके बाद की प्रक्रिया बाद में होगी। आप देखे हैं ना कि पहले के समय में क्या था कि अगर कोई मान लेते हैं किसी का एक्सीडेंट हुआ तो हॉस्पिटल वाले बाहर रोक कर रखते हैं कि ये पुलिस केस है, पहले फार्म भरवाइए, पुलिस को बुलाइए, उसके बाद हम प्रक्रिया करेंगे। लेकिन परमानंद कटारा केस में क्या बताया गया कि अगर कोई ऐसा मैटर होता है, दुर्घटना हो जाए या कट पिट जाए या कुछ भी हो जाए, अगर हॉस्पिटल में जाता है तो हॉस्पिटल का यह पहला कर्तव्य है। हॉस्पिटल का यह पहला कर्तव्य है, चाहे वह हॉस्पिटल प्राइवेट का हो, चाहे वह सरकार का हॉस्पिटल हो, चाहे वह सरकारी हॉस्पिटल हो, हॉस्पिटल का पहला कर्तव्य है कि उसका क्या करेगा? इलाज करेगा, उसका इलाज करेगा। उसके बाद की बाकी क्रियाएं होंगे।
जैसे मान लीजिए अगर पुलिस केस है तो पुलिस को बुलाया जाएगा, पूछताछ होगी, उसके बाद अन्य क्रियाएं होंगी। लेकिन डॉक्टर का सबसे पहला कर्तव्य क्या है? डॉक्टर का सबसे पहला कर्तव्य है कि उसका क्या करे? इलाज करे। उसका क्या करे? इलाज करे। प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे सरकारी हॉस्पिटल, उसका पहला कर्तव्य क्या है? उसका इलाज करे। अगर नहीं करता है, सुनिए, अगर नहीं करता है तो हॉस्पिटल की मान्यता रद्द की जाएगी। क्लियर? हॉस्पिटल की मान्यता रद्द की जाएगी। यह परमानंद कटारा केस में बताया गया, परमानंद कटारा केस में बताया गया। क्योंकि आपको पता है कि सबसे महत्वपूर्ण जीवन है व्यक्ति का, सबसे महत्वपूर्ण क्या है? जीवन। संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है कि जीवन की स्वतंत्रता है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है। तो अनुच्छेद 21 बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। परमानंद कटारा केस हमारे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो तो यस सर बोलिए। क्लियर? चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट केस हम देखते हैं। चलिए सर, नेक्स्ट केस देखिएगा। नेक्स्ट केस बोर्ड पर लिखा गया है। नेक्स्ट केस है, एक बात बताइए, परमानंद कटारा कटेगा पीटेगा, हॉस्पिटल में जाएंगे, पहले इलाज होगा, बाकी प्रक्रिया बाद में। आगे देखिए, नेक्स्ट केस है इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन बनाम केरल राज्य। ध्यान से सुनिए, इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन, इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन, इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन बनाम केरल राज्य। क्या नाम है? केरल राज्य। ध्यान से इसको सुनिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन बनाम केरल राज्य, केरल राज्य। याद कर लेंगे, याद कर लेंगे, बताइए। देखिए, इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन बनाम केरल राज्य। यह जो केस है, यह शबरीमाला मंदिर से है। किससे है? शबरीमाला मंदिर से रिलेटेड है। याद रखिएगा, किससे है? शबरीमाला मंदिर से रिलेटेड है। याद रखिएगा, किससे रिलेटेड है? शबरीमाला मंदिर से रिलेटेड है। क्लियर है? किससे रिलेटेड है? शबरीमाला मंदिर से। तो सीधे बस इतना याद रखिएगा कि इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन, यंग लॉयर एसोसिएशन शबरीमाला मंदिर से है। किससे है? शबरीमाला मंदिर से है। यह शबरीमाला मंदिर कहां पड़ता है सर? केरल राज्य में। कहां पड़ता है? केरल राज्य में। इसके बारे में कुछ जानकारी समझिए। देखिए, शबरीमाला मंदिर कहां पड़ता है? केरल राज्य में। देखिए, शबरीमाला जो मंदिर है, शबरीमाला जो मंदिर है, ध्यान से सुनिएगा, शबरीमाला जो मंदिर है, ये इस मंदिर में, याद रखिएगा, इस मंदिर में, ध्यान से सुनिएगा, इस मंदिर में 10 से 50 साल तक की महिलाओं का, याद रखिएगा, इस मंदिर में 10 से 50 साल तक की महिलाओं का, तक की जो महिला होती है, तक की जो महिला है, उसका प्रवेश नहीं था, उसको प्रवेश नहीं दिया जाता था। याद रखिएगा, उसको प्रवेश नहीं दिया जाता था। 10 से 50 साल तक की महिला का, कहीं कहीं 12-11 लिखा है, नो डाउट, आप 10 याद रखिए। 10 से 50 साल तक की महिला को इस मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता था, इस मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता था। एक बात बताइए, शबरीमाला मंदिर है, मंदिर एक ऐसा चीज है जिसमें पुरुष और स्त्री दोनों जा सकते हैं, कोई डाउट नहीं, जा सकते हैं। लेकिन शबरीमाला मंदिर में क्या था कि इसमें महिलाओं को, जो महिला होती है, उनको प्रवेश नहीं दिया जाता था, उनको प्रवेश नहीं दिया जाता था। यानी कि अगर कोई यंग हो गया है, अगर कोई यंग हो गया है, जवान हो गया है लगभग, तो उसे प्रवेश नहीं दिया जाता था, उसे प्रवेश नहीं दिया जाता था। एक बात बताइए, इससे खफा होकर महिलाओं ने केस ठोक दिया, इससे खफा होकर महिलाओं ने क्या कर दिया? केस ठोक दिया। याद रखिएगा, केस ठोक दिया। देखिए, ऐसे याद करेंगे, यंग शब्द आया है ना, यंग शब्द, और कोई यंग होगा, कोई यंग होगा तो उसको शबरीमाला मंदिर में, शबरीमाला मंदिर में उससे एंट्री नहीं दी जाएगी। और यंग में मतलब क्या? केवल किसको? महिला को। केवल किसको नहीं एंट्री दी जाती थी? महिला को। समझिए इसके पीछे कारण क्या है, समझिए। देखिए, जो शबरीमाला मंदिर है, शबरीमाला मंदिर है, यह भगवान अयप्पा का है, भगवान अयप्पा का है, अयप्पा या अयप्पन का है, भगवान अयप्पा या अयप्पन का है। यह जो भगवान अयप्पा और अयप्पन है, यह क्या है? एक ब्रह्मचर है। क्या है भाई? ब्रह्मचर है। क्या है? ब्रह्मचर। याद रखिएगा, जो शबरीमाला मंदिर है भगवान अयप्पन का है, भगवान अयप्पन क्या है? एक ब्रह्मचर है। इसमें बताया गया, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, यह भगवान अयप्पन का मंदिर है, अयप्पा या अयप्पन का मंदिर है। और एक किनका है? ब्रह्मचरों का मंदिर। किसका मंदिर है? ब्रह्मचरों का। स्त्री का प्रवेश इसलिए नहीं दिया जाता है कि मान लीजिए भगवान ब्रह्मचर बन के बैठे हो, कोई स्त्री जा कहीं से गलवो छू दे तो भगवान का क्या हो जाएगा? गड़बड़ा जाएंगे कि नहीं गड़बड़ा जाएंगे? जो इतने दिन से ब्रह्मचर आप लेकर बैठे थे, जो इतने दिन से ब्रह्मचर जाकर बैठे थे, तो क्या हो जाएगा? जैसे स्त्री इनको टच की, जैसे स्त्री इनको टच की, तो जो ब्रह्मचर इनका जीवन था, भगवान का जो ब्रह्मचर जीवन था, वह नष्ट हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। अगर कोई स्त्री जाकर इनको टच कर दे उसी दिन यह क्या हो जाएगा, यह मंदिर में भगवान का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ऐसा मान्यता केरल वालों का था, ऐसा मान्यता केरल वालों का था। इसमें कहा गया कि 10 से 50 साल तक की लड़की को यंग माना गया, 10 से 50 साल की लड़की को जो जवान माना गया। इसमें बताया गया कि इतने साल की जो उम्र की लड़कियां हैं, इतने साल की जो लड़कियां हैं या जो महिलाएं हैं, इस मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती हैं, क्योंकि इतने साल की महिलाएं अगर भगवान को टच कर दी, भगवान का पैर छूली, भगवान का शरीर छूली, तो जो भगवान अयप्पा या अयप्पन है वह ब्रह्मचर्य नहीं रह जाएंगे, उनका ब्रह्मचर्यापन खत्म हो जाएगा, ब्रह्मचर्य नहीं रह पाएंगे। क्यों? क्योंकि 10 से 50 साल तक की जो महिलाएं होती हैं, इनका मासिक धर्म मेंस्ट्रुअल साइकिल का समय होता है। 10 से 50 साल तक की जो महिलाएं होती हैं, उनका मासिक धर्म मेंस्ट्रुअल साइकिल का समय होता है। और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल का समय होता है तो इनको क्या माना जाता है, उस समय इनको एक प्रकार से अपवित्र माना जाता है। तो बोला जाता है कि जिनका भी मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर है तो वह महिलाएं इनको टच नहीं कर सकती हैं, वह महिलाएं इनको टच नहीं कर सकती हैं। समझ रहे हैं ना? अब जरा ध्यान से सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मंदिर का पूरा मैटर सुना, समझा, और सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि भाई मंदिर रहे चाहे न रहे, इस प्रकार का भेदभाव महिलाओं के साथ नहीं हो सकता है, इस प्रकार का भेदभाव महिलाओं के साथ नहीं हो सकता है। चाहे मंदिर हो, चाहे पूजा स्थल हो, चाहे कोई भी स्थान हो, पुरुष और महिला सार्वजनिक सबके लिए खुला है, सब लोग जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि शबरीमाला मंदिर में अब किसी भी उम्र की, किसी भी एज की महिला जा सकती है, किसी भी एज की महिला जा सकती है, चाहे भगवान का ब्रह्मचर्य जीवन भले ही प्रभावित क्यों ना हो, किसी भी एज की महिला जा सकती है, कोई उसको रोक टोक नहीं सकता है। क्लियर? तो जरा बताइए ना, इंडियन यंग लॉयर्स केस समझ आया? इंडियन यंग लॉयर्स केस समझ आया? यंग से याद रखेगा, यंग मतलब कितना, 10 से 50 साल, याद हो जाएगा भाई, केरल से सबरीमाला से रिलेटेड है, केरल सबरीमाला से रिलेटेड है। अगर इतनी बातें समझ आई हो तो यस सर बोलिए, फिर नेक्स्ट केस की बात करें। बोलिए हाँ कि ना। चलिए नेक्स्ट केस की बात करते हैं। नेक्स्ट केस जरा ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट केस क्या है, देखिए। नेक्स्ट केस है नवतेज जौहर बनाम भारत संघ, क्या, भारत संघ केस। 2018 का केस है, याद रखिएगा, 2018 का केस है। नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ केस याद रखिएगा। कब का केस है? तो 2018 का केस है। कब का केस है? 2018 का केस है। इस चीज को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नवतेज, आप याद रखिएगा, नवतेज सिंह जौहर, बस एक ही बात याद रखिएगा, नवतेज सिंह जौहर। क्या याद रखिएगा? नवतेज सिंह जौहर। नवतेज सिंह जौहर केस में याद रखिएगा, नवतेज सिंह जौहर केस में धारा 377 को, आईपीसी की जो धारा 377 है, इस धारा 377 को असंवैधानिक बताया गया। क्या बताया गया? असंवैधानिक बताया गया। याद रखिएगा, क्या बताया गया? असंवैधानिक बताया गया। याद रखिएगा, क्या बताया गया? असंवैधानिक बताया गया। यह सीधे सीधे प्रश्न इतना ही पूछेगा आपसे, मैं जबकि पूरा डिटेल्स बताऊंगा। नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ केस 2018 में क्या बताया गया कि जो धारा 377 है, धारा 377 लिखे हैं, धारा 377 को असंवैधानिक बताया गया। क्या बताया गया? असंवैधानिक बताया गया। याद रखिएगा, क्या बताया गया? असंवैधानिक बताया गया। देखिए धारा 377 है क्या, याद रखिएगा, बस इतना पूछेगा, निम्नलिखित में से किस केस में 377 को असंवैधानिक करार दिया गया? तो किसमें? नवतेज सिंह जौहर केस में। किसमें? नवतेज सिंह जौहर केस में असंवैधानिक करार दिया गया। देखिए जरा ध्यान से सुनिए, धारा 377 था क्या? धारा 377 में लिखा गया था समलैंगिकता। क्या लिखा गया था? समलैंगिकता। याद रखिएगा, क्या लिखा गया था? समलैंगिकता। समलैंगिकता के बारे में बताता था। मतलब क्या? मतलब यह बताता था कि आदमी से प्यार करता हूं। कहने का मतलब आदमी से प्यार करे, स्त्री से प्यार करे, पुरुष से प्यार करे, महिला से प्यार करे, जो मन करे पुरुष से साथ करे, महिला का जो मन महिला के साथ करे, दोनों आपस में कुछ भी करे, मतलब एक ही लिंग में सब काम हो, तो उसे हम बोलते हैं समलैंगिकता। क्या बोलते हैं? समलैंगिकता। याद रखिएगा, उसे हम क्या बोलते हैं? समलैंगिकता। पहले क्या था? जो समलैंगिकता था मतलब एक ही लिंग में, समलिंग मतलब समान लिंग में सब हो, समान लिंग में प्यार हो, समान लिंग में मोहब्बत हो, समान लिंग में सब हो।
क्लियर है ना, समझ गए होंगे सब हो। तो इसे हम क्या कहते हैं, समलैंगिकता कहते हैं। क्या कहते हैं, समलैंगिकता। धारा 377 में, पहले धारा 377 में समलैंगिकता का वर्णन था, समलैंगिकता का वर्णन था, और यदि कोई समलैंगिकता करते पकड़ा जाता था तो उसे सजा का प्रावधान था, उसे क्या था, सजा दिया जाता था, उसे सजा मिलता था। लेकिन 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 जरा ध्यान से सुनिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि भाई ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। समलैंगिकता, अगर मान लीजिए दो व्यक्ति ए और बी आपस में समलैंगिकता करते हैं, आपस में प्यार मोहब्बत दुनियादारी सब करते हैं, तो यह इनके पास अधिकार है, इनका निजता का अधिकार है, इनका पर्सनल अधिकार है, इनका प्राइवेसी का अधिकार है, कुछ कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो इसने बताया कि समलैंगिकता जो था धारा 377 में लिखा गया था, यह संविधान के अनुसार सही नहीं था, इसे असंवैधानिक करार दे दिया गया। क्या दे दिया गया, असंवैधानिक। याद रखिएगा, फिर सुनिए, नहीं आया होगा समझ में। धारा 377 जो था इसे क्या किया गया, असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। धारा 377 में क्या था, समलैंगिकता, क्या था, समलैंगिकता था, इसे क्या किया गया, 377 को असंवैधानिक मतलब समाप्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। यानी कि अब क्या है, समान लिंग वाले कुछ भी करे, समान लिंग वाले लड़का लड़का से प्यार करे, लड़की लड़की से प्यार करे, बुढ़ा बुढ़ा से प्यार करे, मतलब एक लिंग में सब काम हो जाए, एक ही लिंग में सब काम हो जाए, तो जरा बताइए उसे हम क्या कहते हैं, समलैंगिकता। 377 में लिखा गया था, पहले इसके लिए सजा था, अगर लड़का लड़का को लेकर चिपका है तो सजा था, लेकिन अब क्या हुआ, इसको समाप्त कर दिया गया, समलैंगिकता को समाप्त कर दिया। अब लड़का लड़का के साथ रहता है, लड़की लड़की के साथ रह सकता है, कोई भी व्यक्ति किसी के साथ रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 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 इंपॉर्टेंट बात क्या है, सुनिए, लड़का लड़का से प्यार कर सकता है, लड़की लड़की से प्यार कर सकती है, जो मन करे वह कर सकते हैं, जो मन करे वह कर सकती है, अपने ऊपर डिपेंड है। मन करे तो दिन भर उसको लेकर साथ घूमिए, मन करे दिन भर जो मन करे वो करिए, मतलब समलैंगिकता था, एक समान लिंग वाले सब काम कर सकते हैं, उसे समलैंगिकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि बाबू विवाह नहीं कर सकते हैं, विवाह नहीं कर सकते हैं। बारा एक बात बताइए ना, लड़का लड़की के साथ, लड़का लड़का के साथ रहे, कोई दिक्कत नहीं, लड़का लड़का के साथ विवाह, लड़का लड़का के साथ रहे, प्यार करे, मोहब्बत कहे, दुनियादारी कहे, जो भी करना है करे उसके साथ, समान लिंग का करे, समान लैंगिकता करे, कुछ भी करे, कुछ भी कर सकता है। लेकिन लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि यार विवाह नहीं कर सकते, विवाह नहीं कर सकते। नहीं तो पता चले लड़का लड़का में विवाह कर ले और लड़की लड़की में विवाह कर ले, तो वंशवा को आगे कौन बढ़ाएगा, वंश को आगे कौन बढ़ाएगा, देश को आगे कौन बढ़ाएगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो मन करे वह करो, जो मन करे वह करो, जो मन करे वह करो, रोज करो, जब करो, मन करे, जो मन करे सो करो, लेकिन 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 विवाह नहीं कर सकते हो, विवाह नहीं कर सकते, क्योंकि विवाह करोगे तो वंश कम हो जाएगा, वंश कम हो जाएगा, क्योंकि लड़का लड़का से विवाह करेगा तो बच्चा पैदा नहीं होगा, लड़की लड़की से विवाह करेगी तो बच्चा पैदा नहीं होगा। यानी कि विवाह नहीं कर सकते हैं, समलैंगिकता बाकी सब कर सकते हैं। यस सर, बताइए क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? अगर क्लियर हुआ तो नेक्स्ट देखिए, चलिए नेक्स्ट केस देखिएगा। नेक्स्ट केस है, इंपॉर्टेंट केस है, ध्यान से सुनिए। केस का नाम क्या है, जोसेफ साइन बनाम भारत संघ, जोसेफ साइन बनाम, जोसेफ साइन बनाम भारत संघ, भारत संघ केस, भारत संघ केस। देख लीजिएगा केस का नाम क्या है, सुनिए, केस का नाम है जोसेफ साइन बनाम भारत संघ केस। माइंडेड करिएगा, जोसेफ साइन बनाम भारत केस, भारत संघ केस, कोई दिक्कत नहीं। याद रखिएगा जोसेफ साइन केस, केस का नाम क्या है तो एक बार बताएंगे सर, जोसेफ साइन केस। बताइएगा केस का नाम क्या है, बताइए, जोसेफ साइन केस, जोसेफ साइन केस। जोसेफ साइन केस में क्या बताया गया, ध्यान से सुनिए। जोसेफ साइन केस में बताया गया, बाबू देखिएगा एक बात जरा ध्यान से सुनिएगा। जोसेफ साइन केस में बताया गया कि जो धारा 497 है, धारा 497 को याद रखिएगा असंवैधानिक किया गया, असंवैधानिक किया गया। याद रखिएगा धारा 497 को क्या किया गया, असंवैधानिक किया गया। धारा 497 में था क्या भाई, धारा 497 में था जार कर्म। क्या था, जार कर्म, इसे बोलते हैं एडल्ट्री। क्या बोलते हैं, एडल्ट्री। क्या बोलते हैं, एडल्ट्री। पहले समझिए, सीधे पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा केस ऐसा है जिसमें याद रखिएगा जार कर्म को असंवैधानिक घोषित किया गया।
निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा केस है जिसमें जार कर्म यानी कि 497 को असंवैधानिक घोषित किया गया? तो क्या बताएंगे? जोसेफ साइन केस। क्या बताएंगे? जोसेफ साइन केस। क्या बताएंगे? जोसेफ साइन केस। देखिए, यह एडल्ट्री या जार कर्म होता क्या है, समझिए इस बात को। पहले के समय में हम बताते हैं, पहले के समय में जो धारा 497 था, धारा 497 था, इसमें क्या लिखा गया है? जार कर्म या एडल्ट्री। जार कर्म या क्या? एडल्ट्री। अगर कोई जार कर्म करता था, जार कर्म कोई करता था, अगर इस धारा के अंतर्गत आता था तो उसे 5 साल की सजा होती थी। कितने साल की सजा होती थी? 5 साल की सजा होती थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को, इस सजा को हटा दिया, कहा कि यह गलत है, जार कर्म जो है यह गलत है, इससे हमारे नागरिकों का, इससे हमारे नागरिकों का, इससे हमारे महिलाओं का, इससे हमारे महिलाओं का क्या हो रहा है? शोषण हो रहा है, यह गलत है। पूरा तरीके से क्या है? यह गलत है। अब समझिए क्या था इसमें। देखिए, जार कर्म का मतलब क्या होता है? जार कर्म का मतलब क्या होता है? देखिए, एडल्ट्री, एडल्ट्री का मतलब क्या होता है? अगर कोई स्त्री जिसका विवाह हो गया है, यानी कि विवाहित महिला, विवाहित महिला, याद रखिएगा, विवाहित महिला अगर किसी पुरुष के साथ संबंध बनाती है, ध्यान से सुनिए, विवाहित महिला अगर किसी पुरुष के साथ संबंध बनाती है, देखिए, विवाहित महिला किसी गैर पुरुष के साथ, किसी गैर पुरुष के साथ संबंध बनाती है, संबंध बनाती है, तो भाई याद रखिएगा, उसे अपराध में नहीं गिना जाएगा, उसे पूरा आजादी है। अगर कोई विवाहित महिला, अगर कोई विवाहित महिला अगर किसी गैर मर्द के साथ, गैर पुरुष के साथ संपर्क बनाती है, गैर पुरुष के साथ संपर्क बनाती है, तो उसे यह पूरी आजादी है, उसे यह पूरी क्या है? आजादी है। पहले के समय में क्या था? पहले के समय में महिला यार पुरुष का मोबाइल नहीं चेक कर पाती थी, पुरुष को गरमा देता था, क्या कर रही है रे, मोबाइल लेके, मोबाइल छोड़। लेकिन आज के डेट में देखिए, मोदी जी ने कितना अच्छा दिन दे दिया। मोदी जी के साथ साथ याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने दिया है भाई, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि अगर कोई विवाहित महिला है, किसी गैर पुरुष के साथ संपर्क बनाती है, गैर पुरुष से संबंध बनाती है, तो कोई दिक्कत नहीं, बना सकती है, वह उसका अधिकार है, यह उसका क्या है? अधिकार। इसका पति जो है यह इसको रोक नहीं सकता है, इसका पति रोक नहीं सकता है। पति तो बन गया बेचारा बानर, समझ रहे हैं? चुपचाप देखेगा, कहीं कौन संपर्क बना का होती है का, कौन साथ घूम के होती है क्या, चुपचाप देखेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। स्पष्ट बता दिया गया है जोसेफ साइन केस में, अगर कोई विवाहित महिला किसी गैर पुरुष के साथ, किसी गैर पुरुष के साथ अगर संबंध बनाती है, मन करे संबंध बनाए, मन करे प्यार करे, मन करे बात करे, मन करे चैटिंग करे, कुछ भी करे, इसका हस्बैंड केवल बैठ के तमाशा देख सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। हस्बैंड को कुछ नहीं कहा गया, हस्बैंड को कहा गया आप चुपचाप देख लीजिए क्या क्या हो रहा है, जमाना देखिए, जमाना देखिए कैसा हो गया है। क्या बताया जोसेफ साइन केस में? बताया कि अगर कोई विवाहित महिला किसी गैर पुरुष के साथ संपर्क बनाती है, गैर पुरुष के साथ संपर्क बनाती है, तो उसका पति उसे रोक नहीं सकता है। संपर्क बनाए, संबंध बनाए, प्यार करे, बात करे, चैटिंग करे, कुछ भी करे, इसका पति रोक नहीं सकता। वो महिला को आजादी है, महिला को क्या है? आजादी। महिला आजाद है, समझ रहे हैं ना? और पुरुष यहाँ पर पिछड़े में हो गया, एक विवाह कर लो तो झेला बैठ के, हाँ कि ना? इतने या पूरा का पूरा मैटर हुआ, बोलो हाँ कि ना? क्लियर है ना? इसमें पति एक ही काम कर सकता है, समझिएगा, इसमें पति एक ही काम कर सकता है। पति बेचारा सीधा साधा एक क्या काम कर सकता है? इस महिला के खिलाफ याद रखिएगा, तलाक की अर्जी दे सकता है। महिला के खिलाफ तलाक की क्या दे सकता है? अर्जी। तलाक की अर्जी नहीं देगा क्या करेगा बताइए आप? तलाक की अर्जियन देगा, ये पता चले कि अगर मेरा रुआ सेट हो गया दूसरे से, तो क्या करेगा? तलाक की अर्जियन देगा। दूसरा काम क्या करेगा? महिला को डांट नहीं सकता है, बोल नहीं सकता है, मार नहीं सकता है, पूछ नहीं सकता है। यह सब के सब सुप्रीम कोर्ट ने महिला को अधिकार दिए, कुछ भी करो, कुछ भी करो। यह जो पति है बेचारा ना, जो पति है, इधर वाला पति, जो पति है बेचारा चुपचाप बैठा रहेगा, चुपचाप बैठा रहेगा। यह क्या कर सकता है? लेकिन तलाक की अर्जी डाल सकता है, तलाक की अर्जी डाल सकता है। तो पहले क्या था? अगर कोई महिला गैर पुरुष से संपर्क बनाती थी तो उसको उस पुरुषों को 5 साल का सजा मिलता था, उस पुरुष को भी 5 साल का सजा मिलता था। लेकिन इसको हटा दिया गया, अच्छे दिन आ गए। अच्छे दिन किसके लिए आ गए? पुरुष के लिए, महिला के लिए भी आ गए कि कोई पुरुष को कहीं संपर्क बनाए तो कोई औरत नहीं पूछ सकती है, और कोई औरतों कहीं संपर्क बनाए तो उसका पुरुष नहीं पूछ सकता कहाँ गई थी, कहाँ नहीं गई थी। क्लियर है? क्लियर है? तो इस केस में हमारे ख्याल से समझ आ गया होगा।
हमारे ख्याल से समझ आ गया होगा कि महिला को आज़ादी देता है, महिला को पूरी आज़ादी, महिला कुछ भी करे उसका हस्बैंड पूछ नहीं सकता है, डांट नहीं सकता है, यह सब का सब यहाँ पर लिखा गया है। क्लियर है? इसे बोलते धारा 497, जिसमें था जार कर्म। क्या था? जार कर्म। और यह जो जार कर्म था ये विवाहित महिला से रिलेटेड था। अगर कोई विवाहित महिला किसी गैर पुरुष से संपर्क में है तो उसका पति उसको रोक नहीं सकता, हाँ, लेकिन उसको तलाक दे सकता है, तलाक की अर्जी डाल सकता है, क्योंकि उस प्रकार की महिला के साथ रहने से बढ़िया कि कुंवारे मर जाओ भाई। अरे हाँ कि ना? उस प्रकार के महिला से रहने से बढ़िया कुंवारे मर जाओ। महिला को सुप्रीम कोर्ट ने आज़ादी दे दिया कि आप मन करे संबंध बनाइए, मन करे बात करिए, मन करे प्यार करिए, मन करे कुछ भी करिए, जो मन में आए वह करिए, शादी के बाद भी करते रहिए, आपका पति रोक नहीं सकता है। आपका पति रोकता है तो हमारे दरवाजा खटखटाइए ना, सुप्रीम कोर्ट को खटखटाइए, सुप्रीम कोर्ट उसको ठोकने और लतियाने का प्रावधान करेगा। क्लियर है? हमारे ख्याल से इतना समझ आया। तो नेक्स्ट केस देखिए। अब चलिए उसके आगे नेक्स्ट केस देखते हैं। नेक्स्ट केस जरा ध्यान से समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। केस का नाम है मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ केस 1989। ध्यान से सुनिएगा, केस का नाम है मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ केस 1989, या इसी केस को इस नाम से देता है मिनर्वा मिल्स विवाद। याद रखिएगा, मिनर्वा मिल्स विवाद इस नाम से भी देता है। तो इसको मैं डिस्कस करता हूं। मिनर्वा मिल्स केस भारत संघ 1989 कब आया था? 1989 में। डेट ना याद हो, नो डाउट, कोई टेंशन नहीं। देखिए केस का नाम क्या था? मिनर्वा मिल्स केस। केस का नाम क्या था? मिनर्वा मिल्स। याद रखिए, मिनर्वा मिल्स केस याद रखिए पहले। मिनर्वा मिल्स केस, मिनर्वा मिल्स विवाद कब आया? 1989 में। देखिए एक बात समझिए, मिनर्वा मिल्स किससे शुरू होगा बाबू? मिनर्वा से। किससे? मिनर्वा मिल्स किससे शुरू होगा? मिनर्वा मिल्स से। तो मिनर्वा का मतलब मौ से मिनर्वा और मौ से क्या? मूल अधिकार। मौ से मिनर्वा और मौ से मूल अधिकार। मिनर्वा मिल्स केस में बताया गया कि मूल अधिकार और डीपीएसपी यानी कि नीति निर्देशक तत्व तो दोनों एक दूसरे से संबंधित है। याद रखिएगा, मिनर्वा मिल्स केस में बताया गया मौ से मिनर्वा और मौ से मूल अधिकार, यानी कि जो मूल अधिकार हैं और जो डीपीएसपी है यानी कि नीति निर्देशक तत्व। ध्यान से सुनिएगा, मूल अधिकार क्या होता है मैंने आपको सिखा दिया है, नीति निर्देशक तत्व क्या होता है मैंने आपको सिखा दिया है। तो इस केस में बताया गया कि जो मूल अधिकार है और नीति निर्देशक तत्व है दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं? रिलेटेड होते हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों एक दूसरे के क्या है? पूरक हैं। यानी कि मूल अधिकार और डीपीएसपी एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं। क्लियर है? यानी कि मूल अधिकार जितना आवश्यक है उतना ही आवश्यक डीपीएसपी है, यानी कि नीति निर्देशक तत्व है, उतना ही आवश्यक क्या है? नीति निर्देशक तत्व है। याद रखिए, मूल अधिकार जो जितना आवश्यक है उतना ही आवश्यक नीति निर्देशक तत्व है। मूल अधिकार और डीपीएसपी दोनों साथ साथ होने आवश्यक है। दोनों साथ साथ होने आवश्यक है। दोनों एक दूसरे के क्या है? पूरक। दोनों एक दूसरे के क्या है? पूरक है। यानी कि मूल अधिकार और डीपीएसपी दोनों एक दूसरे के क्या है? पूरक हैं। दोनों साथ रहें, दोनों साथ रहना आवश्यक है। दोनों साथ रहना आवश्यक है। दोनों इंपॉर्टेंट है मानव लाइफ के लिए। क्लियर है? यानी कि मूल अधिकार और डीपीएसपी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों एक दूसरे के क्या है? पूरक। और मूल अधिकार से हम डीपीएसपी तक जा सकते हैं। मूल अधिकार डीपीएसपी प्राप्त किया जा सकता है मूल अधिकार की सहायता से। आप बताइए दोस्त, आप बताइए, मैंने आपको मूल अधिकार कंप्लीट करा दिया है, कंप्लीट। डीपीएसपी भी लगभग पढ़ा चुका हूं, डीपीएसपी भी पढ़ा चुका हूं। तो मूल अधिकार और डीपीएसपी मतलब नीति निर्देशक तत्व दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के लिए आवश्यक हैं, दोनों को त्याग नहीं किया जा सकता, दोनों को त्याग नहीं किया जा सकता। यह किस केस में बताया गया? मिनर्वा मिल्स केस में। किस में बताया गया? मिनर्वा मिल्स केस में। जरा बताइए पहला केस क्लियर कि नहीं क्लियर? बताइए, क्लियर है ना? क्या बताया गया कि मूल अधिकार और डीपीएसपी एक दूसरे दोनों इंपॉर्टेंट हैं, यानी कि एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। और इनको प्राप्त करने के लिए किसी को भी, जैसे मान लीजिए डीपीएसपी को प्राप्त करने के लिए मूल अधिकार को नहीं त्याग कर सकते हैं, या फिर मूल अधिकार को प्राप्त करने के लिए डीपीएसपी को त्याग नहीं कर सकते। यह बताया गया है इस केस में। क्लियर है? अगर इतनी बातें क्लियर है तो ये सर बोलिए अगले केस पर बात करें। अगला केस है, देखिए अगला केस है डीएस ग्रेवाल बनाम बिम्मी जोशी केस। बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। देखिए
क्या है? DS ग्रेवाल बनाम बिम्मी जोशी केस। दूसरा जो केस है याद रखिएगा, पहला केस क्या है? मिनर्वा मिल्स, मैंने क्लियर करा दिया, ठीक है। आगे देखिए, दूसरा केस है DS ग्रेवाल बनाम बिम्मी जोशी केस। इसमें क्या बताया गया, ध्यान से समझिए, इसमें क्या बताया गया। अच्छा बाबू देखिए, देखिए जरा देखिए, ग्रेवाल का मतलब क्या होता है, ट्रिक समझिएगा, ट्रिक से निकालना है। ग्रेवाल का मतलब क्या होता है? ग्रेवाल का मतलब होता है, ग्रेवाल का मतलब होता है, ध्यान से समझिए, ग्रेवाल का मतलब क्या होता है? तो ग्रेवाल का मतलब होता है क्या? लाइन मारना। याद रखिएगा, क्या होता है? लाइन मारना। सुनिए, ग्रेवाल का मतलब क्या होता है? लाइन मारना। याद करने का तरीका देखिए, ग्रेवाल का मतलब लाइन मारना, ठीक है। देखिए, DS ग्रेवाल केस में बताया गया, DS ग्रेवाल बनाम बिम्मी जोशी केस में बताया गया कि यदि कोई व्यक्ति, ध्यान से सुनिएगा, यदि कोई व्यक्ति किसी महिला को उस महिला के न चाहते हुए, उस महिला के न चाहते हुए कोई कहे कि आइए हम आपका सहायता कर देते हैं, उसको देखकर मुस्कुराए, उसको ऐसा पत्र भेजे कि उससे लगे कि हाँ यह व्यक्ति सेटिंग बैठाने का व्यवस्था कर रहा है। याद रखिएगा, देखिए इस केस में क्या है, DS ग्रेवाल केस में क्या बताया गया? ग्रेवाल का मतलब क्या? लाइन मारना, लाइन मारना। याद रखिएगा, यानी कि किसी महिला को ऐसा प्रतीत कराना कि हम आपकी बहुत क्या करते हैं, बहुत कदर करते हैं, बहुत फिक्र करते हैं। इस केस में बताया गया कि अगर कोई ऐसा करता है, अगर कोई ग्रेवाल मतलब लाइन मारना, अगर कोई ऐसा करता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान है, उसके लिए क्या है? दंड का प्रावधान है। इस बात को समझिए। इस केस में क्या बताया गया कि यदि कोई व्यक्ति है, जैसे आप देखिए ना, होते हैं ना, जैसे मान लीजिए कोई ऑफिस का बॉस है या कोई कहीं बड़े पद पर है, तो अगर कोई महिला आती है उसमें काम करने और बढ़िया ठीक ठाक है, तो कहता है मैडम आइए बैठिए, कौन सा काम है, हम कर देते हैं, छोड़िए आप काम, छोड़िए आप जाइए अपना नाखून उखून लगाइए, मुंह पोतिए आराम से, हम कर देते हैं आपका काम, कोई दिक्कत नहीं। तो भाव ताव बनाने के चक्कर में, अगर भाव ताव बनाने के चक्कर में सोच रहे हैं कि सेटिंग बैठ जाए, तो वही बताया गया DS ग्रेवाल केस में कि अगर किसी महिला को फालतू में कदर कर रहे हैं, फालतू में फिक्र कर रहे हैं, फालतू में उसकी सुंदरता का प्रशंसा कर रहे हैं कि वाह मैडम एकदम बड़ी सुंदर है, बड़ी शानदार है, बड़ी जानदार है, सुंदरता की प्रशंसा कर रहे हैं, तो भी वह अपराध की श्रेणी में आएगा। यह किस केस में बताया गया? DS ग्रेवाल केस में। किस में बताया गया? DS ग्रेवाल केस में। ग्रेवाल का मतलब लाइन मारना। लाइन मारने के लिए समझते ना क्या 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 इंसान करता है, अरे वाह बहुत बढ़िया लग रही है, हीरोइन लग रही है, दुनिया भर की बातें चढ़ाना, अगर ऐसा कोई काम करते हैं तो किस में आएगा? अपराध में आएगा। किस केस में बताया गया? DS ग्रेवाल केस में। तो दोनों केस क्लियर ना। देखिए, इसमें पूछेगा निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा केस है जिसमें महिला को बिना इच्छा के, महिला के न चाहते हुए, बिना इच्छा के उसकी मदद करना, उसके कार्यों की प्रशंसा करना, उसको एक पत्र प्रेषित करना, उसको ऑटोमेटिक मतलब बिना काम के बोनस देना, किसके अंतर्गत, केस के अंतर्गत है? तो बताएंगे क्या? DS ग्रेवाल। क्या बताएंगे? DS ग्रेवाल। तो दो केस आपको क्लियर मैंने बता दिया। नेक्स्ट केस पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है? जयेश ठक्कर। इसके पहले थोड़ा सा इरेज करते हैं। देखिए, चलिए नेक्स्ट केस देखिए। नेक्स्ट केस है जयेश ठक्कर बनाम महाराष्ट्र सरकार। बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, ध्यान से सुनिए। अभी तक मैंने जितना केस कराया अपने दिमाग में घुमा कर देखिए याद हो रहा है कि नहीं। 2 पार्ट में वीडियो आएगी, एक पार्ट में बहुत केस कंप्लीट करूंगा और सेकंड पार्ट में कुछ महत्वपूर्ण केस कंप्लीट करूंगा। ध्यान से देखिएगा। देखिए क्या है नेक्स्ट केस है, जयेश ठक्कर बनाम महाराष्ट्र राज्य। याद रखिएगा केस का नाम क्या है? जयेश ठक्कर बनाम महाराष्ट्र राज्य। सुनिए केस का नाम क्या है? जयेश ठक्कर। मैं आपको ट्रिक से याद करा रहा हूं, देखिएगा। जयेश ठक्कर, ठीक है बाबू। देखिए ठक्कर का नाम सुने हैं? ठक्कर, ठीक है। ठक्कर एक डॉक्टर है। किसके डॉक्टर है? दिमाग के। किसके डॉक्टर है बाबू? दिमाग के। किसके डॉक्टर है? दिमाग के। और जब इंसान का दिमाग जब खराब होता है, दिमाग में गोबर घुरा होता है, दिमाग में गोबर घुरा होता है ना, तो याद रखिएगा दिमाग में अगर गोबर घुरा है तो वह इंसान क्या करता है? पोर्नोग्राफी देखता है। क्या देखता है? पोर्नोग्राफी पर जाता है। मतलब गंदी गंदी तस्वीर, गंदी गंदी वीडियो पर जाता है। याद रखिएगा पोर्नोग्राफी, गंदी गंदी तस्वीर, गंदी गंदी वीडियो, गंदी गंदी साइट पर जाता है। ठीक है, देखिए समझिए। जयेश ठक्कर, ठक्कर क्या है? एक डॉक्टर। व्यक्ति का दिमाग अगर खराब होता है ना, एक बात बताइए,
दिमाग बढ़िया रहे, सब चीज़ बढ़िया रहे, सब आपके साथ बढ़िया हो, तो कौन जरूर फालतू फालतू का चीज़ देखने का। तो बढ़िया चीज़ देखिए ना। अगर दिमाग खराब है, दिमाग ठकरिया गया है, तभी व्यक्ति किस पर जाता है, पोर्नोग्राफी पर जाता है। दिमाग फालतू का जब काम करना होता है तो व्यक्ति पोर्नोग्राफी, गंदी गंदी वीडियो, गंदी गंदी तस्वीर देखता है। तो इस केस में जयेश ठक्कर बनाम महाराष्ट्र राज्य केस में क्या बताया गया, जयेश ठक्कर बनाम महाराष्ट्र राज्य केस में क्या बताया गया, याद रखिएगा। इस केस में बताया गया कि पोर्नोग्राफी जो है, पोर्नोग्राफी यह स्वास्थ्य के लिए तो हानिकारक है, आपको पता है स्वास्थ्य के लिए क्या है, हानिकारक है, स्वास्थ्य के लिए क्या है, हानिकारक है। लेकिन पोर्नोग्राफी जो है यह बच्चों को बहुत प्रभावित करता है। जो हमारे नवयुवक हैं, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे छोटे भाई हैं, बच्चों को क्या करता है, प्रभावित करता है। बच्चों को क्या करता है, प्रभावित करता है। अगर बच्चों को प्रभावित करता है तो सरकार को तो बंद कर देना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को आदेश दे देना चाहिए कि भैया जो साइट वेट है, पोर्नोग्राफी वाला जो साइट है, जो खिखोर के लोग देख लेते हैं पोर्नोग्राफी वाला साइट, इस पोर्नोग्राफी वाले साइट को बंद कर दो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि भाई साइट हम नहीं बंद कर सकते हैं, बच्चों को प्रभावित करता है, यह बहुत बात है। और बच्चों को प्रभावित करने के लिए पोर्नोग्राफी की साइट हम बंद नहीं कर सकते हैं, पोर्नोग्राफी की साइट हम नहीं बंद कर सकते हैं। हाँ, बच्चों की पहुंच से दूर रखा जा सकता है कि जो पोर्नोग्राफी है वो बच्चों की पहुंच से क्या होता है, दूर रखा जा सकता है, बच्चों की पहुंच से दूर रखा जा सकता है। और बच्चे प्रभावित हो रहे हैं, इसके वजह से हम पोर्नोग्राफी को हम एकदम पूरी तरीके से बंद नहीं कर सकते हैं, प्रतिबंधित नहीं कर सकते हैं, बच्चों की पहुंच से दूर रख सकते हैं। क्लियर है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया कि बच्चों के पहुंच से हम दूर रख सकते हैं, पोर्नोग्राफी को बच्चों की पहुंच से दूर रखना है। हम यह नहीं कर सकते हैं कि बच्चे प्रभावित हो रहे हैं तो हम पूरा साइट ही बंद कर दें। क्लियर है ना, समझिए बात को। देखिए, तो ठक्कर मतलब दिमाग, दिमाग मतलब पोर्नोग्राफी, बस इतना पूछेगा, इतना याद रखिएगा। पूछेगा किस केस में बच्चों की पहुंच से पोर्नोग्राफी को दूर रखा गया है, तो पोर्नोग्राफी मतलब ठक्कर, जयेश ठक्कर। क्या, जयेश ठक्कर। आप आंसर एकदम एग्जैक्ट सही करेंगे। आप देखिएगा पेपर में अगर क्वेश्चन आया तो आंसर आप एग्जैक्ट सही करेंगे, दिमाग लगाकर याद रखिएगा। चलिए, क्लियर है ना, यह केस क्लियर। नेक्स्ट केस पर चलते हैं। नेक्स्ट केस देखिए क्या है। हमारे ख्याल से यह जयेश ठक्कर वाला केस क्लियर हो गया होगा। बच्चों को क्या है, बच्चों को पोर्नोग्राफी प्रभावित करती है, लेकिन केवल बच्चों को प्रभावित करने के कारण हम पोर्नोग्राफी को बंद नहीं कर सकते हैं। पोर्नोग्राफी चलता रहेगा और क्या है, पोर्नोग्राफी चलता रहेगा, लेकिन बच्चों की पहुंच से दूर रखिए, बच्चों की पहुंच से दूर रखिए। क्लियर है ना। आज के डेट में देखिए, आप एक बात बताइए, हम लोग जब छोटे थे तो साला मोबाइल नहीं मिलता था, बताइए ना। हम लोग पता नहीं क्या मतलब पढ़ाई वढ़ाई पूरा हो गया, उसके बाद हम लोगों को मोबाइल देखने को मिला। आज के डेट में जो छोटुआ पैदा होता है, चूंकि जो पैदा हो रहा है उसको भी कुछ लोग उसके बरहिया में गिफ्ट दे रहे हैं मोबाइल, समझ रहे हैं कि नहीं, उसके बरहिया में गिफ्ट दे रहे हैं मोबाइल। और धीरे धीरे मोबाइल तो पूरा दुनिया सब चीज़, अच्छा भी चीज़ है, बुरा भी चीज़ है, आपको पता है, हर एक चीज़ें आपको पता है। यही बताया गया कि पोर्नोग्राफी को बच्चों के पहुंच से दूर रखा जाना चाहिए, और बच्चे प्रभावित हो रहे हैं, इस वजह से हम पोर्नोग्राफी को बंद नहीं कर सकते। बच्चे प्रभावित हो तो हो बाबू, लेकिन पोर्नोग्राफी को हम बंद नहीं कर सकते। सोचिए, हमारे देश में बच्चों से ज्यादा पोर्नोग्राफी पर जोर दिया गया है। यह केस स्पष्ट बताता है, जयेश केस स्पष्ट बताता है कि हमारे देश में बच्चे प्रभावित हो, ठीक है, लेकिन पोर्नोग्राफी को बंद नहीं करेंगे। फिलहाल यूपी गवर्नमेंट ने इस पर डिसीजन ले लिया, याद रखिएगा, यूपी गवर्नमेंट ने इस पर डिसीजन ले लिया। चलिए नेक्स्ट बिंदु पर आते हैं। नेक्स्ट बिंदु पर क्या है, नेक्स्ट तो जयेश ठक्कर हो गया, ठकराएगा तो दिमाग खराब होगा, तो व्यक्ति पोर्नोग्राफी से रिलेटेड है। देखिए इसको, देखिए इसको, यह लाल बिहारी मुकदमा बड़ा शानदार मुकदमा है, ध्यान से सुनिए। लाल बिहारी मुकदमा लगभग 1975 से 1994 तक चला, याद रखिएगा। लाल बिहारी मुकदमा दिख रहे हैं, क्या नाम है, लाल बिहारी। आप एक एक देखिए बाबू, जो चीजें बता रहा हूं एकदम याद करते जाइए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लाल बिहारी मुकदमा, मुकदमे का नाम क्या है, लाल बिहारी मुकदमा। और लाल बिहारी मुकदमा जो है 1975 से 1994 तक चला। कहां से कब तक चला, 1975 से 1994 तक चला। लाल बिहारी मुकदमा है क्या, देखिएगा, देखिए लाल बिहारी मुकदमा में एक व्यक्ति थे, समझिए इस बात को, ऐसे ही पूछता है प्रश्न। एक व्यक्ति थे, समझिएगा, एक व्यक्ति थे जिनको, देखिए थोड़ा सा मिटा कर मैं बताता हूं, सुनते रहिएगा। एक व्यक्ति थे जिनको अपनी ही मौत का पता तब चला, सुनिए बाबू, समझिए। एक व्यक्ति थे जिनको अपनी ही मौत का पता तब चला जब बैंक में गए अपना लोन पास कराने। सुनिए, एक व्यक्ति थे
एक व्यक्ति थे लाल बिहारी, याद रखिएगा। व्यक्ति कौन थे? लाल बिहारी, ध्यान से सुनिएगा। लाल बिहारी नाम के एक व्यक्ति थे, ठीक है। इनको सरकारी कर्मचारियों ने मृत घोषित कर दिया, मतलब बता दिया कि हम मृतक हो गए हैं। आप भी देखते होंगे आपके गांवों का जो पेंशन होगा, ऐसे समझिए, आराम से समझ आ जाएगा। आपके गांवों का पेंशन होगा और प्रधान यदि विरोधी पार्टी का है तो किसी औरत के नामों का गांव लिख देता है मृतक, मतलब वो मर गई है, वो मर गई है, उसका पेंशन कट जाता है। विरोधियों का काम होता है यह करना, समझिए बात को। तो यही क्वेश्चन क्या था, देखिए। एक व्यक्ति थे लाल बिहारी, इनको सरकारी कर्मचारियों ने मृतक घोषित कर दिया, अपने कागज में मृतक घोषित कर दिया। जो सरकारी अधिकारी थे इनको अपने कागज, अपने दस्तावेज में मृतक घोषित कर दिया। किनको? लाल बिहारी को। किनको? लाल बिहारी को। फिर लाल बिहारी गए बैंक में अपना ऋण का आवेदन करने, मतलब लोन लेने गए, ऋण आवेदन करने गए, लोन लेने गए। जब लोन लेने गए तो इनका पूरा डेटा देखा गया। बैंक मैनेजर आके कहा था, ए चाचा आप तो टपक गए हैं, हैया नहीं है तो लोनवा कैसे दें? तो लाल बिहारी कहे, अरे भाई हम ही तो लाल बिहारी हैं। तो बैंक मैनेजर कहा कि ना, ये देखिए आपको लिखा है लाल बिहारी लेट, मतलब लाल बिहारी टपक गए हैं, लाल बिहारी स्वर्गवास में चले गए हैं। समझिएगा बात को, लाल बिहारी कहाँ चले गए हैं? स्वर्गवास में। तो लाल बिहारी ने केस ठोक दिया, कहां पर? सुप्रीम कोर्ट में। लाल बिहारी ने केस ठोक दिया कि हमारे जीते रहते हमको मुआया जा रहा है और हमें अपनी ही मौत का पता नहीं चल रहा है। हम बैंक में जा रहे हैं तब हमें अपनी मौत का पता चल रहा है। बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। लाल बिहारी को मृतक घोषित कर दिए थे। बैंक में गए जब आवेदन करने तब पता चला कि हम मृतक हैं, क्योंकि बैंक मैनेजर जब आकर कहा कि चाचा आप पहले ही से टपक गए हैं, मर गए हैं, कैसे शैतान बन के आए हैं, भूत बन के आए हैं? लाल बिहारी ने कहा, कैसा बात कर रहा है रे तू? हमने तो सलाह, अभी देखो हम पूरा जिंदा है, मेरे पास आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, हर एक व्यवस्था है, तो मुझे लोन दो। तो यहाँ लिखा कि कैसे लोन दे दे? आपको तो मृतक घोषित किया है अधिकारियों ने, इस विभाग वाले ने आपको मृतक घोषित किया है। इसके बाद लाल बिहारी ने केस ठोक दिया, और केस ठोक दिया तो वही जो केस होता है उसका नाम है लाल बिहारी मुकदमा। याद रखिएगा, लाल बिहारी मुकदमा 75 से 94 तक चला लाल बिहारी मुकदमा। इसमें सीधे प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से, सुनिए दिमाग लगाकर सुनिए, प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा केस है जिसमें व्यक्ति को अपनी ही मौत का पता तब चला जब वह बैंक में ऋण का आवेदन देने गया? सुनिए, शानदार सा क्वेश्चन है, फिर सुनिए। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा मुकदमा है जिसमें व्यक्ति को अपनी ही मौत का पता तब चला जब बैंक में ऋण का आवेदन देने गया? तो क्या बताएंगे? लाल बिहारी मुकदमा। लाल बिहारी मुकदमा। बैंक मैनेजर आकर क्या कहा था? चाचा आप टपक गए हैं, ऊपर जाकर लोन लीजिए, ऊपर। समझ रहे हैं? ये कहाँ गया? ऊपर गया, केस ठोक दिया सुप्रीम कोर्ट में। आगे देखिए, ये दोनों क्लियर ना? दोनों क्लियर बोले? दोनों क्लियर हो गया होगा यार, बोलिए हाँ कि ना? चलिए ठीक है, आगे देखिए। यह देखिए क्या है, देखिए गोविंद बनाम मध्य प्रदेश। शानदार सा, बहुत शानदार सा है, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट केस है गोविंद बनाम मध्य प्रदेश। ध्यान से सुनिए, गोविंद बनाम क्या? मध्य प्रदेश। गोविंद बनाम मध्य प्रदेश केस में क्या बताया गया? पहले मैं मिटाता हूं इसको, फिर बताता हूं। ये दोनों केस तो आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट केस है गोविंद, आप बस सुनते जाइएगा, एकदम गारंटी है, याद हो जाएगा, गारंटी है, ठीक है। देखिए गोविंद बनाम, याद रखिएगा केस का नाम क्या है? गोविंद बनाम मध्य प्रदेश केस। मध्य प्रदेश केस, ध्यान से सुनिए, गोविंद बनाम मध्य प्रदेश केस। इसमें क्या बताया गया? इसमें बताया गया, देखिए कैसे, देखिए गोविंद याद रखिएगा, गोविंद अगर बनते हैं, समझिए बाबू, ट्रिक देखिए, शानदार सा। गोविंद अगर बन रहे हैं, गोविंद मतलब अगर बन रहे हैं, मतलब हीरो बन रहे हैं, और उसके बाद कहीं सेटिंग वोटिंग बैठा लिए और जब वो जाएगी मुंह पे थूक के, तो चुपचाप आप बैठेंगे एकांत में। कहाँ बैठेंगे? एकांत में। कहाँ बैठेंगे? एकांत में। कहें कि जब मुंह पे थूक कर जाएगा चुपचाप बैठेंगे, गम में बैठे रहेंगे एकांत में। बोलिए हाँ के ना? फिर सुनिए ट्रिक देखिए। क्वेश्चन क्या है कि गोविंद बनाम मध्य प्रदेश। गोविंद मतलब समझ रहे ना? कृष्ण जी। अगर आप कृष्ण बनने का सोचेंगे, कृष्ण मतलब हीरो बनने का सोचेंगे, सेटिंग वोटिंग के बारे में सोचेंगे, तो आपको एक दिन ऐसा देखना पड़ेगा कि मुंह पर थूका जाएगा आपके, और जब मुंह पर थूका जाएगा ना, तो चुपचाप जाके एकांत में बैठिएगा। चुपचाप जाकर कहां बैठिएगा? एकांत में बैठिएगा। तो यही बताया गया है, बस गोविंद
मुंह पर थूकना, कहां पर, एकांत, बस काम खत्म। इस केस में क्या बताया गया कि गोविंद बनाम मध्य प्रदेश केस में बताया गया कि जो एकांता का अधिकार है, एकांत का अधिकार है, याद रखिएगा, एकांत का जो अधिकार है यह हमारा मूल अधिकार है, यह हमारा क्या है, मूल अधिकार है। और इसको अनुच्छेद 21 के तहत रखा गया, इसको अनुच्छेद 21 के तहत रखा गया। एकांता का अधिकार, याद रखिएगा, एकांता का जो अधिकार है हमारा मूल अधिकार है, मूल अधिकार है, मूल अधिकार, यानी कि एकांता का अधिकार। हम अकेले रहें, कहीं अकेले रहें, कुछ भी करें, अकेले सोएं, अकेले मरे, अकेले गाजा पिए, कुछ करें, जो मन करे वह करे, वो किसका अधिकार है, कहेंगे सर एकांता का अधिकार है। एकांता का अधिकार अकेले रहने का अधिकार है, चुपचाप अकेले रह के सोइए, कुछ भी करिए, एकांता का अधिकार, चुपचाप बैठने का अधिकार, चुपचाप मुंह बंद करने का अधिकार, अकेले रहने का अधिकार, अकेले कमरा में लाइट बंद करके सोने का अधिकार, जो मन करे लाइट बंद करके आराम से पटाए रहिए, चुपचाप रहिए, एकांत मतलब कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। तो एकांता का जो अधिकार है वह आपका मूल अधिकार है। इसको अनुच्छेद 21 में रखा गया। किस में रखा गया, अनुच्छेद 21 में। किस केस में बताया गया, तो गोविंद बनाम मध्य प्रदेश केस में। किस में, गोविंद बनाम मध्य प्रदेश केस में ऐसा बताया गया। क्लियर, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, इसको देखिए, इसको देखिए। नेक्स्ट केस यहां वाला क्लियर कर देते हैं। नेक्स्ट केस है, थोड़ा सा मिटा दूं क्या, नेक्स्ट केस थोड़ा सा मिटा दूं, चलिए चलिए इसी को बताते हैं पहले, ठीक है। नेक्स्ट केस जरा ध्यान से सुनिए, फटाफट केस का हम बताते हैं, सुनिएगा, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहां पर दो केस है, देवीदास बनाम महाराष्ट्र राज्य, याद रखिएगा, देवीदास बनाम महाराष्ट्र राज्य, देवीदास बनाम महाराष्ट्र राज्य। इस केस में क्या बताया गया, ध्यान से सुनिएगा, देखिए, चलिए देखिए, देवीदास बनाम महाराष्ट्र केस में क्या बताया गया, बड़ा ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। देवीदास बनाम महाराष्ट्र राज्य केस में क्या बताया गया, ध्यान से सुनिए। देवीदास, ध्यान से सुनिए, ठीक है, देवीदास, इसको जरा बढ़िया से पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए। देवीदास, दास क्या लिखा है, दास, दास मतलब मोहनदास करमचंद गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, ऐसे निकाल लीजिएगा, मोहनदास करमचंद गांधी, दास मतलब मोहनदास करमचंद गांधी। इसमें बताया गया, देखिए देवीदास केस में बताया गया कि गांधी जी जैसे आदर्श व्यक्ति, गांधी जी जैसे, महात्मा गांधी जी जैसे आदर्श जो व्यक्ति हैं, जो भी व्यक्ति हैं, कोई जरूरी नहीं केवल महात्मा गांधी जी, महात्मा गांधी जी जैसे आदर्श जो व्यक्ति हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, उनका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है, उनका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है, उनका इज्जत करना हमारा कर्तव्य है, उनको सम्मान देना हमारा कर्तव्य है। जैसे क्या बताया गया देवीदास केस में, याद करने का तरीका देखिए, दास मतलब मोहनदास मतलब गांधी जी जैसे जितने भी आदर्श व्यक्ति हैं, गांधी जी से संबंधित गांधी जी जैसे जितने भी आदर्श व्यक्ति हैं, जो हमारे स्वतंत्रता में साथ दिए, देश को आगे ले जाने में साथ दिए, देश को एक नई दिशा में ले जाने का साथ दिए, जो भी ऐसे व्यक्ति हैं उनका इज्जत करना, उनका इज्जत करना हमारा क्या है, कर्तव्य है। उनके खिलाफ हम अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना, उनके खिलाफ अभद्र भाषा, उनके खिलाफ गलत भाषा, उनके खिलाफ उल्टा सीधा हम नहीं बोल सकते, उनके खिलाफ हम कुछ गलत नहीं बोल सकते। यह किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बताया, तो देवीदास बनाम महाराष्ट्र राज्य केस में बताया गया। समझिए, आप देखते होंगे कुछ लोग गांधी जी को गाली दे देते हैं, कुछ लोग गांधी जी को उल्टा सीधा बोल देते हैं, कुछ लोग जो भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, कुछ लोग जवाहरलाल नेहरू को उल्टा सीधा बोल दे रहे हैं, कुछ लोग भगत सिंह को उल्टा सीधा बोल देते हैं, मतलब ऐसे लोग हैं, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। तो इस केस में स्पष्ट कर दिया, इस केस में स्पष्ट कर दिया कि गांधी जी जैसे जितने भी आदर्श वाले व्यक्ति हैं, जितने भी आदर्श वाले व्यक्ति हैं, जो हमारे स्वतंत्रता में सहायता किए हैं, जो हमारे देश को नई दिशा दिए हैं, जो हमारे देश को ऊंचाइयों पर ले गए हैं, उनके खिलाफ अभद्र भाषा, गलत भाषा, उल्टा सीधा भाषा का प्रयोग अगर करेंगे तो उठाकर पटक दिया जाएगा। आपको क्लियर है ना, क्लियर, आगे देखिए, क्लियर हो गया, क्लियर, ठीक। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश बनाम मदन लाल केस, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ध्यान से सुनिए। मिटाने वाला मेरा कहाँ गया, पता नहीं, एक मिनट भाई, मिटाने वाला पता नहीं कहाँ रख दिए। मध्य प्रदेश बनाम कौन सा केस है, हाँ मिला, मध्य प्रदेश बनाम मदन लाल केस। ध्यान से सुन लीजिएगा, इसके बाद 3 केस और बच रहे हैं, 3 केस और बच रहे हैं। मध्य प्रदेश बनाम मदन लाल केस, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश बनाम मदन लाल केस क्या है, मध्य प्रदेश बनाम मदन लाल केस, मदन
लाल केस। सीधे आपसे पूछेगा मदन लाल केस में क्या बताया गया, ध्यान से सुनिए। मध्य प्रदेश बनाम मदन लाल केस में क्या बताया गया, दिमाग लगाकर सुनिएगा। देखिए मध्य प्रदेश बनाम मदन लाल केस में क्या बताया गया, देखिए मध्य प्रदेश बनाम मदन लाल केस में क्या बताया गया, आप जरा ध्यान से देखिएगा। मदन लाल का नाम याद रखिएगा, मध्य प्रदेश बनाम मदन लाल। इसमें बताया गया, सुप्रीम कोर्ट ने बताया, यदि कोई व्यक्ति, याद रखिएगा, यदि कोई व्यक्ति बलात्कार करता है या बलात्कार का प्रयास करता है, यह दोनों एक संज्ञेय अपराध होगा, और किसी भी कंडीशन में इस पर समझौता या सुलह नहीं किया जा सकता। याद रखिएगा क्या बताया मदन लाल केस में, याद रखिएगा कि यदि कोई व्यक्ति बलात्कार करता है या फिर बलात्कार का प्रयास करता है तो यह दोनों संज्ञेय अपराध होगा, मतलब खतरनाक अपराध होगा, संज्ञेय अपराध होगा, खतरनाक अपराध होगा। और इसमें किसी भी कंडीशन में सुलह नहीं किया जा सकता, सुलह या समझौता नहीं किया जा सकता, मतलब असमझौता योग्य होगा। यह स्पष्ट कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। ऐसा नहीं कि ए ने बी का बलात्कार किया या बलात्कार करने का प्रयास किया, ए बहुत है पैसा वाला, यह बेचारी गरीब घर से है तो खूब पैसा ला दो इसके ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि पैसा चाहे कुछ भी, किसी भी प्रकार से समझौता नहीं कर सकते, यदि बलात्कार किए हो, बलात्कार का प्रयास किए हैं तो लतियाए जाएंगे। क्लियर कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, क्लियर है ना। आगे देखिए, नेक्स्ट क्या है, सरदा मुदगल बनाम भारत संघ। चलिए नेक्स्ट केस देखिए। इसके बाद एक और वीडियो अपलोड होगा, ध्यान से सुनिए। एक और वीडियो अपलोड होगा, उस वीडियो में आपको कंप्लीट मिल जाएगा, ठीक है। इसको पूरा कंप्लीट देखिएगा, नोट्स जरूर बनाइएगा। इसके बाद एक और वीडियो आएगा, उसमें कंप्लीट आपको मिल जाएगा। क्या है, नया केस है, न्यू केस, सरला मुदगल, याद रखिएगा, सरला मुदगल बनाम भारत संघ, ठीक है। इसके बाद एक केस और बचेगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, 2 पार्ट में इसको कंप्लीट करा दूंगा। देखिए केस है सरला मुदगल बनाम भारत संघ। देखिए जरा ध्यान से सुनिए, आपको मैं क्लियर करा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। देखिए क्या है सरला मुदगल, देखिए सरला मुदगल, अगर मन में सड़न पैदा हो जाए, ध्यान से सुनिए, सरला मतलब सरल, ऐसे याद रख लिए, मन आपका सड़ जाए तभी इंसान दूसरी शादी करता है, तभी इंसान क्या करता है, दूसरी शादी। भाई बस एक तरीका मैं बता रहा हूँ रटने का। देखिए अगर मन सर जाए मतलब सरला, तो क्या हो जाएगा, इंसान का मन करता है दूसरी शादी करने को। क्या मन करता है, दूसरी शादी करने को। सरला मतलब सर जाए, दूसरी शादी। सरला मुदगल केस में सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बात बताई। सुप्रीम कोर्ट ने बताई, याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने बताई कि अगर कोई व्यक्ति दूसरी शादी करता है तो वह अपराध होगा। याद रखिएगा, यदि कोई व्यक्ति दूसरी शादी करता है तो वह अपराध होगा, परंतु उसकी शादी अमान्य नहीं होगी, शादी जो होगा वह मान्य होगा, वह क्या होगा, मान्य होगा। मतलब क्या कि अगर कोई व्यक्ति दूसरी शादी कर लिया तो वह एक अपराध कर रहा है। क्या कर रहा है, अपराध कर रहा है, लेकिन दूसरी शादी जो होगी उसे अमान्य नहीं कर सकते हैं। देखिए कोई कर लिया तो क्या कर सकते हैं, कर लिया तो वह अपराध है। याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने बताया वह अपराध में गिना जाएगा। दूसरी शादी अगर कोई करता है तो अपराध में गिना जाएगा, परंतु जो दूसरी शादी है वह अमान्य नहीं होगी। याद रखिएगा, दूसरी शादी अमान्य नहीं होगी। दूसरी शादी अमान्य नहीं मतलब शादी कर लिया है तो सदिया तो मनइबे करेगा, परंतु समझिएगा कि एक अपराध कर दिया है। एक अपराध क्या कर दिया। लेकिन शर्त क्या है, शर्त है कि पहली बीबी के रहते हुए मान लीजिए पहली बीबी एक्सपायर कर जाए तो कोई दिक्कत नहीं कर सकता है।
पहली बीवी एक्सपायर कर जाए तो कोई दिक्कत नहीं, कर सकता है। पहली बीवी कहीं दूसरे के साथ भाग जाए तो भी कर सकता है। लेकिन पहली बीवी के रहते हुए अगर कोई दूसरी शादी करता है तो गलत करता है। क्या करता है? गलत करता है। और देखिए, शादी कर लिया, गलत किया, लेकिन उस शादी को अमान्य नहीं मानेंगे, उस शादी को मान्य माना जाएगा। क्या माना जाएगा? मान्य। ठीक है, देखिए इसमें से याद रखिएगा, इसमें इस्लाम को छूट दी गई है। इस्लाम धर्म को क्या दी गई है? छूट दी गई है। याद रखिएगा, इस्लाम धर्म को, शरीयत को क्या दे दी गई है? छूट दी गई है। शरीयत को छूट दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट है मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य। बस एक केस और बचा है, इसके बाद आपको पार्ट 1 कंप्लीट, पार्ट 2 में और जो केस बचे हैं वह मिल जाएंगे आपको। नेक्स्ट केस है मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य। ठीक है, नेक्स्ट केस है, गर्मी बहुत भयानक है दोस्त, मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य। कर्नाटक राज्य, मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य। बस खत्म है, ध्यान से सुनिए। मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य। देखिए मनमोहनी कब होगा? जब आप शिक्षा पाएंगे। तो देखिए ना, मन जो मोहनी होगा और जैन को बना दिया चैन, मोहनी चैन, मतलब मन में मोहनी और चैन कब मिलेगा? जब हमें बढ़िया शिक्षा मिलेगा। क्या मिलेगा? जब हमें बढ़िया शिक्षा मिलेगा। जब हमें क्या मिलेगा? बढ़िया शिक्षा मिलेगा। तो मोहनी जैन केस में जैन मतलब चैन कब मिलेगा? जब बढ़िया शिक्षा मिलेगा। मोहनी जैन केस में बताया गया देखिए, मोहिनी जैन केस में बताया गया कि शिक्षा का अधिकार, याद रखिएगा, मोहिनी जैन केस में बताया गया कि शिक्षा का अधिकार, याद रखिएगा, शिक्षा का अधिकार, याद रखिएगा, मूल अधिकार होगा। मोहिनी जैन केस में बताया गया कि शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार होगा। जरा मैं देख लूं, क्लियर है ना? शिक्षा का अधिकार जो होगा क्या होगा? मूल अधिकार होगा। यह किस केस में बताया गया? मोहिनी जैन में बताया गया। किस में बताया गया? मोहिनी जैन में। यानी कि शिक्षा प्राप्त, ध्यान से सुनिएगा, शिक्षा पाने का जो अधिकार होगा, लिख देते हैं, शिक्षा पाने का अधिकार मूल अधिकार होगा। और यह शिक्षा पाने का जो अधिकार है, शिक्षा पाने का जो अधिकार है, शिक्षा पाने का जो अधिकार है, इसे अनुच्छेद 21 में रखा गया है। इसे अनुच्छेद 21 में रखा गया है। शिक्षा पाने का जो अधिकार है, इसे अनुच्छेद 21 में रखा गया है। अनुच्छेद 21 में रखा गया है। शिक्षा पाने का अधिकार कोई रोक नहीं सकता है, इसे कोई रोक नहीं सकता है। शिक्षा पाने का क्या है? अधिकार है। ठीक है, ठीक है, चलिए इतनी बातें अगर आपको समझ आई हो तो यस सर बोलिए। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, कुछ लोगों को जोड़ने का प्रयास करिएगा कि जल्दी हम लोगों का परिवार धीरे धीरे बड़ा हो। ठीक है, इसका सेकंड वीडियो जल्दी आपको मिल जाएगा। फर्स्ट वीडियो कंप्लीट करिए, कंप्लीट देखिए, कंप्लीट नोट्स बनाइए। ठीक है, अगर बढ़िया लगे तो 2-4 लोगों को जोड़िएगा। थैंक यू।